हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर हम अमेरिका और ईरान के बीच के जंग को समझेंगे। आज हम बात करने वाले हैं खास कर करके अमेरिका। अगर अमेरिका को देखिएगा तो अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है ईरान की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, और ईरान की जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका की अपेक्षा बहुत कम है। आप ऐसे कह सकते हैं कि यह अमेरिका हाथी है, अमेरिका है हाथी है तो ईरान चींटी है। ईरान क्या है? सेना के मैटर में भी, हथियार के मैटर में भी, टेक्नोलॉजी के मैटर में, सभी मैटर में। लेकिन कभी कभी कहावत सुने होंगे, कभी कभी जो है हाथी को बस में कर लेता है एक चींटी। सुने होंगे, एक कहावत है, कभी कभी चींटी भी के बस में भी हाथी आ जाता है। वही हाल हो गया आज ये एप्स्टीन महोदय का। वही हाल हो गया एप्स्टीन महोदय का। बात ये है कि अमेरिका के द्वारा आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से आप देख रहे थे कि भाई कभी ईरान के प्रधानमंत्री को मार देना, कभी वहाँ के सर्वोच्च नेता को मार देना, कभी वहाँ के वैज्ञानिक को मार देना, तो कभी वहाँ के भाई परमाणु हथियार पे, परमाणु ठिकाने पे हमला कर देना। अमेरिका की ये नीति सब दिन रही है कि जब भी कोई देश अमेरिका का बात नहीं माना है तब तक जो है अमेरिका उसको बर्बाद करने की कोशिश किया है। ये आज की बात नहीं है, ईरान के साथ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये इराक के साथ भी हुआ। इराक जब सद्दाम हुसैन थे वहां के, तो उन्होंने भी, ये अमेरिका भी ने वहां पर भी ने आरोप लगाया कि भाई ये सद्दाम हुसैन मनमानी कर रहे हैं, यहाँ पर परमाणु बम बना रहे हैं। वही हाल आज ईरान के साथ कर रहे हैं। लेकिन ईरान और इराक में फर्क है भाई, को बकलोल को समझना पड़ेगा, ये महोदय को, एप्स्टीन महोदय को समझना पड़ेगा। क्या फर्क है? ईरान को जब ईरान एक जब राजतंत्र को समाप्त कर कर करके प्रजातंत्र में जब आया, तब से ईरान को पता था कि अगर, और उस वक्त जब प्रजातंत्र में आने से पहले, उस वक्त जो सरकार थी अमेरिका के मनपसंद व्यक्ति को, जिसको शाह राजा पहलवी बोलते हैं, ये जो अमेरिका के फेवर में काम करता था, ईरान के एक राजा थे, तो उनको हटाने के बाद वहां के जो सर्वोच्च लीडर बने थे, तो अली खमेनी से, आयतुल्लाह खमेनी से पहले थे कोई व्यक्ति, उनके बाद हाँ इनका शासन आया। वहां से ही अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी स्टार्ट हो गया था। ये मसला मेन तेल को लेकर था। अमेरिकी कंपनी ईरान में अपना फैक्ट्री लगाई थी खास करके तेल निकालने को लेकर। लेकिन जब ईरान की सरकार बनी, राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आया, तो ईरान ने वहां कर दिया कि भाई हम तेल का क्या करेंगे, राष्ट्रीयकरण करेंगे। तेल का क्या करेंगे, राष्ट्रीयकरण करेंगे। और वही चीज भाई साहब को पसंद नहीं आई। इस भाई साहब को क्या, अमेरिका को यह चीज पसंद नहीं आया। तब से ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, बहुत सारे हमले किए, लेकिन ईरान जो है झुका नहीं। और ईरान जब नहीं झुका तो आज एक ऐसी नौबत आ गई है कि भाई इनको पछतावा अब हो रहा है कि हम बिन काम का पंगा ले लिए। किससे? ईरान से। अगर बात करें तो इधर फिलहाल अमेरिका के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए थे। मिडनाइट हैमर चलाया गया था अमेरिका के दौरान, ईरान के सत्ता को भाई उखाड़ने की कोशिश की गई, वहां पर विद्रोह फैलाने की कोशिश किए। जब ये सबसे भी काम नहीं चला तो भाई ईरान में इनके खिलाफ क्या किया, आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ क्या किया, विद्रोह करवा दिया। और एक स्ट्राइक कर करके, एक ऑपरेशन कर करके, है ना, ईरान को क्या कर दिया, ईरान की जो सर्वोच्च लीडर थे आयतुल्लाह खमेनी, उसके साथ उनके सारे परिवार को मार दिया। भाई ये कहाँ का बात है? कभी ये जाकर के अमेरिका, जब कभी जाकर के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं। बस इनका मकसद एक है, इनको किसी विश्व से लेना देना नहीं है, ना इसको मानवाधिकार का चिंता है। क्योंकि भाई इजराइल के द्वारा अभी फिलहाल, इससे पहले देखे थे
वहां के स्कूलों पे बम गिरा दिया था, जिसमें 160 से अधिक बच्चे मारे गए थे। उस वक्त मानवाधिकार कहाँ गया पता नहीं। ये सिर्फ सिर्फ अमेरिका के लिए इस सब का कोई तवज्जो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ और देशों पे, भारत हुआ, और भी बहुत सारे देश हैं अमेरिका के अलावा, वहां पर तब देखिए इसको मानवाधिकार का याद आया। और अभी इसको ग्लोबल वार्मिंग का चिंता बिल्कुल भी अमेरिका को नहीं है। उतना सारा बमबारी हो रहा है, लेकिन चिंता वहां के ऑयल डिपो को, ईरान के ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। अब तो यहां तक ये महोदय ये कह रहे हैं कि भाई ईरान हमारा बात नहीं माना तो हम ईरान के पावर हाउस, बिजली पावर हाउस पे हमला करके और ईरान में ब्लैकआउट कर देंगे। बताइए, ईरान भी सोच ले तुम ब्लैकआउट कर दो, है ना। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई इनके द्वारा अयातुल्लाह खमेनी को मार दिया गया, लेकिन इनको लगा था कि इनको जब मार देंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। भाई इनके भी परिवार हैं, और इनके परिवार में जो बचे, इनके जो बेटे थे, है ना, उनका नाम अगर देखें तो मोजतबा खामेनेई है। ये अयातुल्लाह खामेनेई की तरह नहीं है, ये पूरा अटैकिंग मूड में आ गया है। और ये अब ठान लिए हैं कि भाई अब ईरान तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन जो जो देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, जहां जहां अमेरिका जिस जिस देश का जमीन का यूज, हवाई हमले, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले का यूज कर रहे हैं, उस देश के जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। खासकर ये जो सूचना इनका जो ये जारी किया गया, इसका नाम मुस्तफा खामेनी, ये अयतुल्लाह खामेनी के बेटे हैं। अब इनके परिवार में अब कोई बचा नहीं है, तो इनके पीछे रोने वाला अब कोई नहीं है, ना इनको समझाने वाला कोई है। अब ये भाई रोएगा किस लिए? तो बस इसको अब जीवन से डर समाप्त हो गया, इनका जीवन डर इसके जो जीवन में जो डर था वो समाप्त कर दिया। आज जिस इंसान का डर समाप्त हो जाता है तो वो इंसान बहुत खतरनाक हो जाता है। आज वही चीज समझ में आ रहा होगा अमेरिका को। इनके द्वारा ये चीज तय किया गया कि भाई अगर अमेरिका और इजराइल का अटैक मेरे ऊपर होता रहा, ईरान के ऊपर होता रहा, तो जो हम होर्मुज जल संधि, बाबुल मंडप जल संधि के बीच जो इंटरनेट केबल बिछा हुआ है, हम उसको कट कर देंगे, उसको क्या करेंगे, ध्वस्त कर देंगे, अपने तारपीडों से उसको तबाह कर देंगे। अब भाई टेंशन इस बात का है, भाई उधर से पावर हाउस उड़ाने का धमकी दिया था अमेरिका की तरफ से, अब ये बोला कि हम इंटरनेट को जो केबल बिछा हुआ है हम उसको ही क्या करेंगे, ध्वस्त कर देंगे, उसको ही क्या करेंगे भाई, काट देंगे हम। अब समझिए अगर ये इंटरनेट केबल कटता है तो इसमें अमेरिका के साथ साथ पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका और जो अमेरिका का जो एक नंबर कह सकते हैं चापलूस मित्र हैं, खास कर करके अरब कंट्री वाले, सऊदी अरब या यूएई वगैरह, यहां पर इंटरनेट जो व्यवस्था है वो क्या होगी, ठप हो जाएगी। अब इंटरनेट व्यवस्था ठप होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई अगर आपका नेट काम नहीं करेगा तो ना आप यूट्यूब देख सकते हैं, ना व्हाट्सएप चला सकते हैं, ना किसी को मैसेज भेज सकते हैं, ना बैंकिंग से पैसा निकाल सकते हैं, ना किसी को पैसा भेज सकते हैं। मतलब बिना नेट का आज कल आप देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनको पता है कि अमेरिका को कैसे घुटनों पे लाना है। ये भाई अली खैमनेई नहीं है, ये मुजतबा खैमनेई है, यानी अयातुल्लाह खमेनी के बेटे। इनको पता है कि कैसे जो अमेरिका घुटने पे लाना है, और अमेरिका के साथ यही होना चाहिए। अगर ये अटैकिंग मूड में अगर ये वायर काटने की, डाटा केबल या इंटरनेट केबल को काटने की धमकी दिए हैं, अगर ऐसा करते हैं तो बहुत भारी प्रलय आने वाला है। ये चीज अमेरिका को समझना होगा, ये चीज पूरे विश्व को समझना होगा। अगर बात करें थोड़ा सा तो इन दो जो सक्रिय रास्ते हैं, बाबुल मंडब, जलडमरू मध्य और एक होर्मुज, तो होर्मुज पे तो डायरेक्ट कंट्रोल ईरान का है,
लेकिन बाबुल मंडप पे देखें तो वहां पे यमन में हूती विद्रोही हैं, जो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप है। प्रॉक्सी ग्रुप कहते हैं कि भाई ईरान इसको क्या किया, पैदा किया, जन्म दिया है, और ईरान के सारे पे हूती विद्रोही काम करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा, तो यहां पर 20 इंटरनेट केबल है और लाखों और करोड़ों का खर्च हुआ है समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल बिछाने में। बस उसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, एक बार आदेश जारी होगा, टारपीडो समुद्री मिसाइल होती है, वो मिसाइल आएंगे और इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब ये अगर कट होता है, अगर ये कट होता है तो फिर इसको फिर से चालू करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, और प्लस जाएगा कौन भाई। अगर बात करें होर्मुज जलसंधि में कौन सी मशीन, कौन सा कंपनी जाएगी इसको फिर से ठीक करने के लिए, जो कंपनी जाएगी उसी को समुद्र में डुबा के मारेगा ईरान। तो ईरान जो है, अब जो है ईरान के पास खोने के लिए, रोने के लिए आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन ये पूरा वर्ल्ड को जरूर रुलाएगा, इतना फिक्स है। तो और प्लस अगर बात ये एक बार कट हुआ तो इसको मरम्मत करने में 7 से 30 दिन लग सकता है भाई। आप समझिए 7 से 30 दिन अगर आप नेट नहीं चलाइएगा, पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो सोचिए करोड़ों अरबों खरबों का लॉस होगा, और इसका जिम्मेदार किसको, कौन होगा, अमेरिका। तब उसके ऊपर दबाव, पूरे देश जो दबाव बनाएगी वो किस पे बनाएगी, अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ये एप्स्टीन मैन जो है ये पूरे विश्व को संकट में डाल रहे हैं। अगर बात करें तो भाई नॉर्मल इसका नहीं होता है कि भाई इसको इंटरनेट के केबल को या क्या किए, ध्वस्त होने के बाद तुरंत जोड़ दिए। ये समुद्र के नीचे बहुत हजारों फीट गहराई में ये समुद्र के इंटरनेट केबल है। इसके लिए रोबोटिक मशीन की जरूरत होती है, हैवी क्रेन की जरूरत होती है, जो कि ये मशीन समुद्र में हजारों किलोमीटर गहराई में जाकर करके ये पता लगाते हैं कि तार में कहां डैमेज हुआ और इसको कैसे जोड़ा जाए, और ये बहुत समय लगता है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। दूसरी बात कि भाई यहां पर जो इंटरनेट केबल है, और इंटरनेट केबल का नाम है AAE1। इसका मतलब होता है ये इंटरनेट केबल क्या करती है, AAE1 इसका है काम कि एशिया, अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, से यूरोप, यानी इन सभी का जो डाटा केबल है आपस में जुड़ा हुआ है, वो होर्मुज जलसंधि, बाबुल मंडप जलसंधि के इंटरनेट केबल से आपस में क्या है, जुड़े हैं। यानी एशिया का, अफ्रीका का और यूरोप का इंटरनेट प्रभावित हो सकता है, ठप हो सकता है। बैंकिंग लेन देन, शेयर मार्केट, हवाई यात्रा, आजकल सारे के सारे नेट के माध्यम से अगर कहीं टिकट बुक करना है भाई, हवाई जहाज का, रेलवे टिकट का भाई ऑनलाइन ही करते हैं, नेट से ही करते हैं। किसी को मैसेज भेजना है तो नेट चाहिए, यूट्यूब देखना है तो नेट चाहिए। अगर सोचिए ये ऐसा कर देता है ईरान, तब अमेरिका का क्या होगा। वही बात आ गई, ईरान को अमेरिका हल्के में ले रहा था, लेकिन भाई उसको समझना पर, ईरान को पता था कि हम किसी छोटे मोटे देश से नहीं लड़ रहे हैं, हमारा जो लड़ाई है वो अमेरिका जैसे सुपर पावर से, जिसका गूगल, जिसका फेसबुक, जिसका इंस्टा, जिसका सारा चीज है, याहू गूगल सब, इनको पता था। इसलिए इन्होंने क्या किया, ईरान ने क्या किया, ड्रोन पर, मिसाइल पे काम करना शुरू से ही चालू किया था, ताकि हम भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हम अमेरिका से निपट सकें। और भाई इतना लड़ने के लिए गट्स होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे तो नेता ऐसे भी हैं कि भाई एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद किसी के सामने नाचना शुरू कर देते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे। बात करें जीबीआई, एक डाटा केबल जीबीआई है, ये जीबीआई डाटा इंटरनेट केबल की बात करें, एक इंटरनेट केबल जीबीआई, ये जीबीआई क्या करती है, पूरे गल्फ में की बात करें तो पूरे गल्फ में जो है इंटरनेट वो प्रोवाइड करती है, पूरे गल्फ में। अब समझिए जीबीआई कटा तो जितने भी प्रो अमेरिका है, अमेरिकी देश है, तो उसको वहां पर सारे नेट क्या हो जाएंगे,
बाधित हो जाएंगे। अफ्रीका का पूरा नेट कनेक्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो सकता है। क्योंकि यहां पर जो है यमन में देखें तो यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम है बाबुल मंडप, जिसको आंसुओं का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। और इतना खतरनाक है कि ये इधर एक इरिटेरिया है, ये है कहां, इरिटेरिया यमन और जिबूती के बीच में। और इसी बीच यहीं पर एक यमन में ही एक हूती विद्रोही है। क्या है, हूती विद्रोही। और ये हूती विद्रोही किसके फेवर में काम करते हैं, ईरान के फेवर में काम करते हैं। इसको हथियार, ड्रोन, मिसाइल जो देने का काम करता है हूती को कौन देता है, ईरान देता है कि भाई तुम इसको ब्लॉक कर दो। अब ये ब्लॉक होगा तो ये समझिएगा लाल सागर है और ये आपका भूमध्य सागर, यहां पर सुएज नहर है। तो यूरोप का जो व्यापार होता है तो सुएज नहर के माध्यम से, भाई भूमध्य सागर के माध्यम से सुएज नहर के को क्रॉस करके लाल सागर होते हुए बाबुल मंडप से क्रॉस करके ये अरब सागर में आता है। तो इसको जो है मेन दो चौकी पर जो कंट्रोल है वो किसका है, ईरान का है। इसलिए ईरान अमेरिका से कभी नहीं डरता है। उनको पता है कि अमेरिका को घुटने पर लाना कैसे है। तभी तो भाई समर्पण करने के बजाय अटैकिंग मूड में है, चाहे कितना ही लोग मर जाए। और ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान अगर बात करें तो ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ईरान हमको 60 दिन का क्रेडिट देता है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होता है तेल का, भारत आती है उसका भी पैसा वो नहीं लेता है। और बोलता है कि भाई आप जाइए तेल को रिफाइन कीजिए, उसके बाद रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन निकालिए, बेचिए अपने देश में, फिर पैसा दीजिएगा। और वो पैसा दीजिएगा किसके रूप से, डॉलर में। और अब तो यहां ये भी हालत हो गई है, यहां हॉर्मुल जल संधि की बात अगर करें तो यहां पे क्या हुआ कि भाई इन्होंने बोला कि भाई जो चीन की मुद्रा में तेल खरीदेगा हम उसी के जहाज को जाने देंगे, जो युआन में तेल खरीदेगा हम उसी के जहाज को जाने देंगे। साथ साथ करें, अब अमेरिका जो पहले आदेश दे रखा था जिन जिन देशों को भाई कि ईरान से तेल क्या करना है, नहीं खरीदना है, आज वही अमेरिका जब उनके ऊपर प्रेशर बनने लगा, जब ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो आज वही ईरान, आज वही अमेरिका है जो बोल रहा है कि भाई कभी रसिया से तेल खरीदने पर भारत को बैन लगाया था, आज वही अमेरिका है जो यह कह रहा है कि भाई रसिया से आप 30 दिन तक के लिए तेल खरीद सकते हैं। अब रसिया कह रहा है कि भाई हम तेल देंगे, भाई सस्ता दाम पे हम नहीं देंगे। अब सस्ता दाम पे नहीं देंगे तो रसिया को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। लमसम 7,000 करोड़ पर डे अपना तेल बेच के भाई कमा रहा है। और कभी यही था कि जब भारत तेल रसिया से ले रहा था तो ये बोल रहा था कि भाई आप, भारत को बोल रहा था अमेरिका कि आप इनडायरेक्ट रसिया को फंडिंग करते हैं, जिसके कारण वो पैसा का यूज रसिया यूक्रेन को के युद्ध में करता है। अब इसके लिए रूल नहीं है, मतलब ये रूल बनाए तो ठीक है, यही रूल भी बनाए, यही रूल तोड़े भी, तो भाई ये दादागिरी है ना, अमेरिका की ये दादागिरी है। और उसके दादागिरी को कोई अगर शांत कर सकता है तो दो देश है अभी फिलहाल में। क्योंकि भाई एक क्या उत्तरी कोरिया, एक क्या है आपका उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इसके लिए सही है, इसलिए सही है अभी फिलहाल नॉर्थ कोरिया जो है अमेरिका को आतंकवादी बोल दिया है। लेकिन भाई आतंकवादी बोल दिया है, लेकिन अमेरिका इस पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है ये खुद पागल है। जितना डोनाल्ड ट्रंप पागल है उससे कहीं ज्यादा पागल कौन है, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग है। जाके लड़ो भाई, बोलो उसको, नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार है, और ये परमाणु हथियार थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाएगा दक्षिणी कोरिया पे चलाने में और बलग में जापान पे चलाने पे। और इसका जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो किसके पास है, अमेरिका के पास है। ये नहीं उलझेगा उत्तरी कोरिया से। लेकिन फिर भी ईरान को, भाई ईरान की स्थिति बहुत गंभीर है। ईरान के ऑयल
डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, और इसका जो पूरा सामना कर रहे हैं डट के, वो मोजतबा खामेनेई कर रहे हैं, जो आयतुल्लाह खामेनेई के पुत्र हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई परिवार नहीं बचा है, और वहां पर पेट्रोल की बारिश हो रही है। वहां का जो वातावरण है, वहां का जो आसमान, वो धुआं से ढक गया है। तो यहां पर आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, जो कॉप सम्मेलन जो बात करता है, कॉप सम्मेलन, भाई वहां पे कॉप वाले कहां है आज? नहीं बोलेंगे कि भाई इतना जान लीजिए, ये झूठ मूठ का सभी देश पर ये दबाव बनाता है कि अपना कार्बन न्यूट्रलिटी को शून्य कीजिए, शून्य कीजिए, शून्य कीजिए, है ना। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बर्फ ग्लेशियर पिघल रहे। सबसे इसका जो मुख्य जिम्मेदार है मेरे हिसाब से माने तो कौन है? अमेरिका है, और दूसरा कौन है? इजराइल है। दूसरा कौन है? इजराइल है। और ऐसा कि नहीं कि हम इजराइल का विरोध कर रहे हैं, इजराइल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन अमेरिका हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा मित्र रसिया रहा है, और रसिया ही वो देश था जिस वक्त पाकिस्तान के साथ, है ना, जिस वक्त पाकिस्तान के साथ हम वॉर लड़ रहे थे 1971 में, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, उस वक्त रसिया ही अमेरिका से लड़ने के लिए अपना युद्धपोत भेजा था। और यही अमेरिका था जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपना युद्धपोत भाई अरब सागर में उतार दिया था। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री अगर नहीं होते तो आज हम परमाणु संपन्न देश नहीं होते। पहला प्रयास इंदिरा गांधी ने ही किया था। तो हम जो बात करने वाले हैं कि भाई यहां पर जो देखिएगा कि भाई अब इंटरनेट केबल को अगर तबाह करता है तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। पूरा यूरोप का इंटरनेट चौपट होगा, पूरा अफ्रीका का इंटरनेट चौपट होगा, और पूरा एशिया का भी चौपट होगा। इसमें भारत भी प्रभावित होगा। पैसे रहते हुए हम सामान खरीद नहीं पाएंगे, पैसे रहते हुए हम निकाल नहीं पाएंगे, पैसे रहते हुए यानी मोबाइल सिर्फ जो है ढक्कन बन जाएगा, ढक्कन एक कैबिनेट की तरह होगा, एक प्लास्टिक की तरह होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नौबत नहीं आएगा, पर देखिए लेकिन ये वॉर जो है, अगर इस वॉर में किसी दूसरे देश की एंट्री होती है, ये वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाएगा, और इसका जो मुख्य जिम्मेदार होगा वो अमेरिका होगा। और वो समय नहीं रहे आप किसी को परमाणु बम गिरा दिए, उस वक्त आपके पास परमाणु बम था सिंगल, तो आप भाई जापान पे गिरा के जापान को शांत कर दिए। अब भाई 9 कंट्री के पास परमाणु हथियार है, और हर एक कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर कंट्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को समझना, ये पागलपन वाला जो भूत है, सही बोलता है भारत में, इनको ओझा से दिखाना चाहिए, झाड़ फूक करवाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। बात करें थोड़ा सा हम आगे तो देखें तो क्या है आगे कि ये जो अभी बताए थे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कि बोला था कि हम वहां के पावर हाउस को क्या करेंगे? उड़ा देंगे, और उड़ाने के बाद यहां जब बिजली नहीं रहेगी तो भाई ईरान सरेंडर कर देगा। ईरान सरेंडर करने वाला नहीं भाई। अगर उसको सरेंडर करना होता तो आप जब अरब सागर में मिलन समारोह में जब ईरान अपना युद्धपोत लेके आया था अभ्यास करने के लिए, आप उस वक्त मारे तो उस वक्त भी सरेंडर कर सकता था। लेकिन ईरान सरेंडर करने वाला ये भाई चचा को कौन समझाएगा? खाली दांत चिहार रहे हैं जो एप्स्टीन फाइल मैन है, इनको कौन समझाएगा? खाली बस ऐसे ऐसे करके डांस करके दिखाएगा। पूरा नेता का लक्षण ही नहीं। कभी जाके खुद जाके एलन मस्क से भिड़ जाते हैं, कभी जाके महाद्रोह को पकड़ के लेके चलाते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं, बस इसको एक पागल सन की तानाशाह बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन इसका समय अब नहीं है। बात करें तो एक चीज और आपको समझाते हैं कि समझिए कि ईरान के पास फिलहाल में एंटी सैटेलाइट मिसाइल डेवलप नहीं किया है। ड्रोन तो बनाया है, मिसाइल तो बनाया है, लेकिन एंटी सैटेलाइट जिस दिन मिसाइल ईरान बना लिया तो समझिएगा कि स्पेस वॉर लड़ने के लिए तैयार हो जाता कौन? ईरान। एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या होता है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल यह होता है कि भाई अपने देश से किसी भी देश के मिसाइल को हिट कर देना, किसी भी देश के सैटेलाइट को क्या करना? हिट कर देना।
यानी सैटेलाइट को क्या करना, ध्वस्त कर देना। और सैटेलाइट किसी भी देश का आंख होता है। सैटेलाइट से पता लगाता है कि भाई कि वहां के जीपीएस के बारे में पता लगाया जाता है कि वहां की कैसी गतिविधियां हैं। आज जितने भी ईरान के सर्वोच्च लीडर या सेनापति मरे हैं, उसका जो मुख्य कारण है सैटेलाइट है। यही सैटेलाइट था जब हम लोग परमाणु परीक्षण कर रहे थे, उस वक्त इसी सैटेलाइट से नजर गड़ा के कौन देख रहा था, अमेरिका देख रहा था। तो हम जो बात करें तो यही दुनिया में मात्र 4 ऐसे देश हैं जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। वो कौन है, वो है रूस, चीन, भारत और अमेरिका। इन 4 देशों के पास ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। अगर यह मिसाइल ईरान के पास होता तो सबसे ज्यादा अगर सैटेलाइट तबाह किया जाता तो अमेरिका का होता। यानी सैटेलाइट किसी भी देश का आंख होता है, आंख ही फोड़ देते हैं। जाओ पता लगाते रहो। चलिए हम लोग उस देश में आते हैं जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। और भविष्य का जो वार होगा, याद रखिएगा, जो भविष्य का वार होगा तो वो वार होगा स्पेस में, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष वार होगा, स्पेस वॉर होगा। और उस वार को लड़ने में हम लोग सक्षम है, भारत सक्षम है। और भारत जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाया था वो 2019 में इसका सफल परीक्षण किया था और सबसे पहले अमेरिका किया था। तो अगला जो वार होगा, ना जमीन पे लड़ी जाएगी, ना आसमान में लड़ा जाएगा, ना जल में लड़ा जाएगा। तो ये लड़ाई कहां होगी, अंतरिक्ष में लड़ाई होगी। तो भाई किसी भी देश को इतना भाई डर मत दिखाओ। अमेरिका के लिए लाइन है कि भाई उसका डर ही समाप्त हो जाए। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा। और अब तो उनको यह भी लग रहा है, अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा था कि भाई हम तो नाटो का मेंबर हैं और नाटो से यह गुहार लगा रहा है, नाटो से कि भाई चलो कहां, तो भाई चलो कहां, होर्मुज जल संधि। अब भाई किस लिए ये होर्मुज जल संधि क्यों जाएंगे नाटो? क्योंकि भाई नाटो इसलिए जाएंगे कि ताकि होर्मुज जल संधि को जो ब्लॉक कर रहा है ईरान, जहां जहाजों का जो जमावड़ा लगा है, और उसको हम खुलवा सके। नाटो ने साफ मना कर दिया, भाई हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि नाटो का भी अमेरिका नहीं है। अगर नाटो का अमेरिका रहता तो अमेरिका नाटो का मेंबर है और डेनमार्क भी नाटो का मेंबर है, समझिएगा। तो ये डेनमार्क का ये जमीन है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि भाई हम इसको कब्जा कर लेंगे। अब नाटो में इस बात का डर है कि अगर भाई नाटो का मेंबर होते हुए नाटो का मेंबर नाटो की जमीन पे कब्जा करे तो भाई रसिया से हम भाई बचने के लिए नाटो बनाए थे। अब हम किससे बचेंगे भाई? अमेरिका से भी खतरा है। तो ये अमेरिका किसी का नहीं है, ना अमेरिका की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो नाटो ने साफ मना कर दिया कि हम भाई अपने शिप को, अपनी सेना को यहां पे मरने के लिए भेजेंगे नहीं, क्योंकि ईरान पहले से ही मरने के लिए तैयार है। तो ये नाटो के ऊपर कटाक्ष करता है कि भाई ये नाटो जो है, ये जो यूरोप का जो नाटो है, इसमें 31 कंट्री आते हैं। तो नाटो को बोला कागज का शेर है। अरे भाई तुम खुद शेर हो तो जाओ खुद से, क्यों इजराइल के साथ लड़ रहे हो? मेरा मानना है कहीं एप्स्टीन फाइल में, इनका तो नाम है ये है, यानी डोनाल्ड ट्रंप का फाइल इजराइल के पास है, जिसके कारण इजराइल के दबाव में ये इतना सारा कर रहे हैं। और मेन मसला तेल है, परमाणु हथियार की बात कर रहे हैं। भाई तुम बनाओ, क्यों दूसरे को, कोई दूसरा देश क्यों नहीं बनाएगा? परमाणु हथियार बनाने के चलते ईरान हर कुछ गवा दिया, बहुत कुछ गवा दिया है, फिर भी वो डरा नहीं, झुका नहीं। तो ईरान का तो भाई यहां तारीफ बनता है, और ईरान हमारे लिए फायदेमंद है। अगर ईरान ही है, अभी ईरान बोला कि 5 कंट्री का जहाज भाई इससे क्रॉस कर करके जा सकता है, जिसमें एक भारत का भी नाम है ना। तो हमारे लिए ईरान, हमारे लिए वो देश अच्छा है जिससे हमको फायदा होने वाला है। ऐसी राजनीति नहीं चलती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आएंगे आपके पास। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको
तो मेरे यूथ चाणक्य को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और चाणक्य यूथ चाणक्य में चाणक्य क्लासेस भागलपुर में फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हुआ है, शाम 4:30 बजे, सुबह 10 बजे। तो जो भी भागलपुर के मेंबर हैं, जो भी स्टूडेंट है, मैप पे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, मैप पे हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप चाणक्य क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।